हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जो कि हमारे इग्नाइट जेई बैच का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। तो अगर तुम इस बैच को ऑलरेडी पहले से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि इसको कैसे फॉलो करना है और इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं और किस लेवल का कंटेंट तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है। ठीक है। बाकी अगर तुम नए हो तो मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तुम्हें इसके बारे में दे देता हूँ। बाकी अगर तुम पुराने हो तो तुम ये इंट्रो वाला पार्ट स्किप करके सीधे लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो यार, इस पर्टिकुलर बैच में हम पूरी फिजिक्स कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस, जेई एडवांस के लिए। ठीक है। और साथ में जेई मेन तो अपने आप कवर हो ही जाता है। इसमें हम मंडे वेंसडे फ्राइडे रेगुलर लेक्चर्स करते हैं, जो कि 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए अपलोड किए जाते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। बाकी अगर ज्यादा डिमांड होगी तो मेरा प्लान है इसको आगे लाइव पर भी शिफ्ट करने का, वो तुम लोग बताना। अगर ज्यादातर लोग डिमांड करेंगे तो हम इसको आगे लाइव पर भी शिफ्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर ही। ठीक है। इसके अलावा इसमें तुम्हें लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, जो कि तुम्हें मिलेंगे इसी चैनल, सॉरी, इसी बैच के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर तुम पुराने हो तो तुमने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा होगा। तो उस चैनल पे यार तुम्हें सारा इस बैच से रिलेटेड मटेरियल, जैसे कि तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स, इसके अलावा तुम्हारा सारा होमवर्क, और इसके अलावा जो तुम्हारे डाउट्स वगैरह हैं आपस में भी तुम डिस्कस कर सकते हो, मेरे से भी डिस्कस कर सकते हो। और वहां से तुम मुझे टेलीग्राम पे डीएम भी कर सकते हो अपने जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो। ठीक है। तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर तुम इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो या आगे करने वाले हो तो। ठीक है। अब इसमें जीरो टू एडवांस लेवल कंटेंट है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा। ऐसे ही कुछ हवा में हम बात नहीं कर रहे कि सीधे फॉर्मूले फॉर्मूले बता दिए। वो तुम्हें कंटेंट देख के खुद ही समझ में आ जाएगा। तुम पुराने वीडियोस देख सकते हो या ये वीडियो भी देखोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कंटेंट किस लेवल का मिल रहा है। ठीक है। और शायद ही यूट्यूब पे इस लेवल पर किसी ने पढ़ाया हो। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पर जनरली लोग थोड़ा सा ऐसा पढ़ाते हैं कि जो बच्चों को इजीली समझ में जल्दी से आ जाए और वो मेन लेवल क्वेश्चन करके खुश हो लें, बट उससे तुम्हारा एडवांस नहीं निकलेगा, तो वो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट है एक तरीके से। तो वो करने से अच्छा है जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो। ठीक है। चलो, इसके बाद तुम्हें मेरी गाइडेंस मिलने वाली है इसमें। ठीक है। डायरेक्ट गाइडेंस मतलब अगर तुम मुझसे डाउट वगैरह पूछोगे तो तुम मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जो लोग रेगुलर होंगे उनको तो मैं खुद पर्सनली गाइड करूंगा हर एक पॉइंट पर, तुम्हें कोई भी डाउट हो। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑल रिलेवेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम बुक्स लाइक इरोडोव, पाथफाइंडर एटसेट्रा। ठीक है। जिसमें से इरोडोव का एक सेशन अभी मिला भी था, मतलब हुआ भी है हमारा कुछ दिन पहले, और वो तुम लोगों को काफी पसंद आया। क्योंकि उस पे मुझे लेक्चर से ज्यादा लाइक्स वगैरह दिखे तो मुझे समझ में आया कि हाँ ठीक है, वो लोगों को ज्यादा पसंद आया। तो इरोडोव के सेशन तुम्हारे रेगुलरली इसमें होते रहेंगे। तो अब हम ये जैसे फ्लक्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ये फ्लक्स वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर तुम्हारा एक इरोडोव का सेशन, और उसके बाद फिर पोटेंशियल वाला पार्ट, फिर इरोडोव का सेशन। और इस तरीके से तुम्हारे इरोडोव के जितने भी रेलेवेंट प्रॉब्लम्स है ना, हम सारे डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जो लोग रेगुलरली डाउट्स पूछेंगे, जो कमेंट्स करेंगे, तो उनको मैं खुद पर्सनली गाइड करूंगा तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में, जब तक तुम्हारा जे एडवांस का एग्जाम होने जाता तब तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे फॉलो करना है यार, इसके लिए तो मैं तुमसे कहूंगा, अगर तुम पहली बार देख रहे हो वीडियो, ये पहला लेक्चर देख रहे हो, तो तुम एक बार जाकर के इंट्रो वीडियो जरूर चेकआउट कर लो इस बैच की। तो वहां पर मैंने काफी डिटेल में बताया कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है और कैसे इस बैच को फॉलो करना है। बाकी मैंने ये स्लाइड यहाँ पर ऐड कर दी, तुम एक बार पॉज करके देख सकते हो कि क्या क्या चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है अगर तुम इस बैच को फॉलो कर रहे हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा एक इंट्रोडक्शन। तो अगर तुम चैनल पे नए हो, तो करेंटली मैं एक स्टूडेंट हूँ एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी। तो मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो चुका है, अभी तो सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, फिर फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा जेई एस्पिरेंट्स को गाइड करना मेरा शुरू से ही पैशन रहा है यार, और फिजिक्स तो मुझे अपने जेई के टाइम से ही बहुत पसंद थी। तो तब से कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मेरे को आगे जाकर के फिजिक्स पढ़ाना है। तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था, और पिछले 1 साल से मैं इस पे, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, इस चैनल पे फिजिक्स रिलेटेड कंटेंट डाल रहा हूँ। और उसके अलावा इस चैनल पे तुम्हें काफी सारी गाइडेंस और स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाते हैं, जो कि तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं अगर तुम एक जेई एस्पिरेंट हो तो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में यार हमने बात कर ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो तुम्हें आगे आने वाले वीडियो से पता चल ही जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला काफी सारी बॉडीज का, तो कुछ बॉडीज ऐसी हैं जिनका अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाए हैं, और जिनको निकालने के लिए हमें गॉस लॉ की जरूरत होती है। और गॉस लॉ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है फ्लक्स। तो पहले हम फ्लक्स को समझेंगे, फिर वहां से हम गॉस लॉ पर आएंगे, और फिर उसके बाद गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हम कुछ ऐसी बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो अभी तक हम नहीं निकाल पाए हैं अपने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो अभी तक हमने किए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं यार कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। असल में एक चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने देखा यार बहुत सारे टीचर्स इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं डेफिनेशन बताने में। तो अलग अलग तरह की डेफिनेशन मेरे को देखने को मिली, बट एकदम करेक्ट डेफिनेशन मैं तुम्हें आज बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि यार देखो, कॉन्सेप्चुअली अपने को सही रहना है ना। हो सकता है जेई मेन में भी कभी इसमें क्वेश्चन आ जाए और वो थोड़ा सा गलत उस तरीके से पूछ ले, बट एडवांस में अगर आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो इसमें जरा भी कंफ्यूजन ना हो, उस हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझो, सिंपल सी।
लेट से तुम्हारे पास ये एक एरिया है ना, इस तरीके का कोई प्लेन है, मान लो सर्कुलर प्लेन है, ठीक है, इस तरीके का कोई एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक तरीके का प्लेनर टाइप का, है ना। इस एरिया का मैं एरिया वेक्टर लिख सकता हूँ भाई, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी इस तरीके से, एरिया वेक्टर, ठीक है, जो कि आउटवर्ड नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब लेट से इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किस तरह की, कुछ इस तरीके की, देखना ध्यान से। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, इस तरीके की, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा पैरेलल से अलग हो जा रही है, बट समझ जाना तुम, ठीक है, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, इस तरीके से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर तुम बना सकते हो जो कि कुछ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इस तरीके से। तो अगर इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैं कुछ इस तरीके का बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड, या थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल से थीटा मत बोलो, हॉरिजॉन्टल से कुछ अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, लेट से, है ना। तो अगर ये अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है तो एक चीज मैं बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कुछ एंगल होगा थीटा, ठीक है। या तुम इसको भी ऐसे बोल सकते हो कि ये एंगल थीटा है, ऐसा कर लो यार, ठीक है, ये हटा दो इस तरीके से। ये क्यों किया है, ताकि हम ये ई और ए के बीच का एंगल लिख पाए, वरना हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इस तरीके से बना दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो है एक दूसरे के साथ इस तरीके का थीटा एंगल बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का। तो अब इस इमेज पर ध्यान देंगे, इसी पर हम सारी बात करेंगे, समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी प्रेजेंट है, इस तरीके की कुछ एक एंगल पे प्रेजेंट है, ठीक है, और एरिया ये हमारा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिचुएशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इस तरीके से अपन ने बना लिए, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो मुझे अब अगर इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए या इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए फ्लक्स लिखना है, फ्लक्स जो है वो हम कैसे लिखेंगे, तो फ्लक्स की डेफिनेशन होती है सिंपली ई बार डॉट ए बार, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो दैट इज द फ्लक्स फॉर दैट सरफेस। तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स हो जाएगा सिंपली ई ए कॉस थीटा, वो तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो ये एकदम बेसिक सी डेफिनेशन होती है फ्लक्स की, ठीक है। चलो, अच्छी बात है भाई, है ना। तुम्हारे दिमाग में तुरंत से आना चाहिए कि ये फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, एक तरीके से फ्लक्स क्या होता है, अगर मैं तुम्हें एक्चुअल बात बताता हूँ, फ्लक्स होता है तुम्हारा टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ प्लेन या सरफेस। अगर तुमने कोई सरफेस लिया, कोई बॉडी लिया, कोई प्लेन लिया, लेट से अभी मैं प्लेन की ही बात कर रहा हूँ, तो ये इस तरीके का कोई भी प्लेन लिया, तो उसको अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख दूं, तो उस पर्टिकुलर प्लेन से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कैरी करती है, तो कितनी एनर्जी पास हो रही है, एनर्जी के टर्म्स में तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, तो तुम ऐसे समझो कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से पास हो रही है, दैट इज द फ्लक्स फॉर दैट सरफेस, ठीक है। अच्छी बात है। तो ये डेफिनेशन कहाँ से आई भाई, ई बार डॉट ए बार, और डॉट प्रोडक्ट क्यों किया हमने, ठीक है। हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे या कुछ कर सकते थे, ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों आया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले तो तुम फ्लक्स की डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत लोग गलत बताते हैं, और वो क्या गलत बताते हैं ये मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। बट अभी तुम समझो कि फ्लक्स का मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस इज फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस, ऐसा लिख सकते हो। तो लिख सकते हो फाई, और फ्लक्स, इसी को फ्लक्स है ना, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, इज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड passing through a surface, passing through a surface, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी गलत डेफिनेशन होती है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इतना समझ में आ गया कि टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, और हम उसको इस तरीके से ई डॉट ए से डिनोट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों करते हैं, अब इस पर आते हैं, ठीक है। उसका तुम्हें बहुत बढ़िया से मैं दिखाऊंगा रीजन कि ऐसा क्यों करते हैं हम। लेट से हमारे पास इस तरीके की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है सराउंडिंग में, ठीक है। इसका मैं कॉपी कर लूँ यहीं से यहीं, ठीक है, एक मिनट रुको। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक मिनट हॉरिजॉन्टल, हाँ, ये किसी रीजन में इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और मैं ऐसे इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस बना लेता हूँ, ठीक है। तुम्हें तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। एक और, एक और, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक सराउंडिंग में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं आई कैप बोल देता हूँ, राइट वर्ड डायरेक्शन को, तो ये अपने आप समझ रहे हो तुम कि जे कैप हो जाएगा और बाहर के कैप, ठीक है।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में मैंने ला करके एक प्लेन रखा, ध्यान से देखना। ठीक है, इस तरीके का, इस पूरे रीजन में मैंने एक इस तरीके का प्लेन रखा ला करके। ठीक है भाई, तो ये हो गया प्लेन। और इस प्लेन की लेट से कुछ लेंथ है कुछ ब्रेड्थ है, इस तरीके का मान सकता हूँ इसकी लेंथ। ये हो गई ब्रेड्थ। ठीक है, इस तरीके की। और ये इसका कुछ अपना एरिया होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस प्लेन के मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे है तो प्लेन उसके परपेंडिकुलरली रखा है, तो प्लेन के क्रॉस सेक्शन से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, तो अब मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस प्लेन का फ्लक्स लिख दो फाई, इस प्लेन को मैं बोल रहा हूँ P1, फाई P1 अगर लिखने को मैं बोल रहा हूँ, तो तुम सिंपली लिख लोगे। पहली बात तो इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा भाई, इस तरीके का बनेगा। और ये कितना होगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ LB आई कैप, ये होगा इसका एरिया वेक्टर। डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, लेट से इसका मैग्नीट्यूड है कुछ ई नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके की बोल देता हूँ ई नॉट आई कैप टाइप की। ठीक है, तो डॉट लिखोगे ई नॉट आई कैप, है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली LB E0 फाई ऑफ प्लेन वन। तो इस प्लेन का फ्लक्स तुम इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, एरिया वेक्टर का मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। चलो, लेट से मेरे पास कोई और एक प्लेन है ना, प्लेन टू। अब देखना इस प्लेन टू को, इस खास बात क्या है, इस तरीके का है ना, ये बेसिकली इस तरीके का है, बट ये यहाँ से कुछ एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है। ध्यान से देखना, ये प्लेन कुछ इस तरीके का है कि इस प्लेन से कुछ थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ऐसा। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास प्लेन हो गया। इस प्लेन को मैं नाम देता हूँ ग्रीन वाले को P2। ठीक है, तो अब तुम एक चीज बताओ कि इस प्लेन का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए, क्या वो इससे ज्यादा होना चाहिए जो P1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या उसके बराबर होना चाहिए, या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो तुम खुद देखो यार, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से पास करेंगी, है ना, उतनी ही सारी के सारी, मतलब क्योंकि ये दोनों सेम बेस पर रखे हैं इस तरीके से, मान लो एक टेबल पर एक ऐसे रखा है एक ऐसे रखा है। ठीक है, उस तरीके से, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन वन से पास करेंगी, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन टू से भी पास करेंगी। तो दोनों का फ्लक्स कंसेप्चुअली, अगर मैं इस डेफिनेशन पर जाऊंगी, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, है ना, जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, तो इस हिसाब से इन दोनों का फ्लक्स सेम होना चाहिए। तो देखते हैं वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो पहले तो हम ये लिखते हैं, है ना, इसके लिए एरिया वेक्टर लिखते हैं ग्रीन वाले के लिए। तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा तुम्हें, बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा। और इसका मैग्नीट्यूड, इसको, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। तो इसका अगर मैं फ्लक्स अब लिखना चाहूँ फाई ऑफ प्लेन टू, तो मैं लिख सकता हूँ पहले तो इसका एरिया वेक्टर। तो इसकी लेंथ क्या होगी भाई, देखना ध्यान से, इसकी लेंथ क्या होगी। तो ध्यान से देखो, विड्थ तो सेम है, देखो इसी प्लेन को मैंने बोला था ना कि ये देखो सेम विड्थ का है, ये बी ही है, बट लेंथ चेंज हो जाएगी। क्योंकि अगर ये देखो ये लेंथ एल है, ये थीटा है, तो ये लेंथ क्या होगी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। लेट्स से इस लेंथ को मैं बोलता हूँ एल डैश, है ना, या एल डैश। हाँ ठीक है, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, ध्यान से तुम्हें दिख रहा होगा कि एल डैश कॉस थीटा एल के बराबर है। तो ध्यान से देखना, मैं ऊपर लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, एल डैश कॉस थीटा एल के बराबर है। तो यहाँ से एल डैश की वैल्यू आ जाएगी एल सेक थीटा। ठीक है, तो इसे लिख सकता हूँ एल सेक थीटा, है ना, बी, फिर इसकी लेंथ हो गई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये हो गया। और इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके का है ना, इस तरीके का एरिया वेक्टर है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर तो वही बनेगा अगेन। एक मिनट यार, इसको थोड़ा अलग कलर से बना दूं क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनेगा, है ना, ई नॉट आई कैप। ठीक है, हुँ, तो इस तरीके का बन गया। ठीक है, हम्म, चलो, ठीक है, एल सेक थीटा इंटू बी। और इसका डायरेक्शन क्या होगा तुम ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, थोड़ा आराम से कर लेते हैं इसको, एक ऐसा कर लेते हैं कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके का बन गया। ठीक है, ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है। एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल बी सेक थीटा होगी, एल सेक थीटा लेंथ। ठीक है, अब इसका अगर मैं फ्लक्स लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं कि ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये मैंने कैसे किया, अभी मैं तुम्हें इसको एक प्लेन में करके दिखाता हूँ इधर से। ठीक है, इस तरीके का हमारा प्लेन वन था। ठीक है, ये है हमारा प्लेन टू, है ना, और जो प्लेन टू का एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये है एरिया वेक्टर ऑफ प्लेन टू, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एंगल अपने को थीटा गिवन है ना, अगर ये एंगल थीटा है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर इसी पॉइंट पर एक ऐसे पैरेलल लाइन बना लेता हूँ।
तो ये एंगल भी थीटा हो जाना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और फिर ये वाला थीटा हो गया। समझ में आया? चलो, तो इस तरीके से ये एंगल थीटा हो गया जो हमने निकाला है। तो ये मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिया कि कैसे। चलो, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके लिए अगर मैं ये लिखना चाहूँ, है ना, अब ध्यान से देखना, वही मैं कह रहा था, थोड़ा सा टफ हो जाता अगर हम डायरेक्ट वैसे करें। तो फाई टू अगर मैं लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा एल डैश बी, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, एल डैश बी, ठीक है, एल डैश बी से एरिया हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया ई नॉट, और इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना फ्लक्स। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट तो ए बी कॉस थीटा ही होता है, तो एरिया वेक्टर इंटू ई नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट कॉस थीटा, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो एल डैश को मैं लिख सकता हूँ एल सेक थीटा, मैं लिख सकता हूँ एल सेक थीटा, ध्यान से देखना, इंटू बी ई नॉट कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा सेक थीटा कट जाएगा, तो ये भी आ जाएगा एल बी ई नॉट। तो मेरा बस पर्पस तुम्हें ये करके दिखाने का यही था कि तुम यहाँ से देखो कि इसका फ्लक्स आया एल बी ई नॉट, और इस वाले प्लेन का, ग्रीन वाले प्लेन का भी फ्लक्स आ जाएगा तुम्हारा एल बी ई नॉट। ठीक है, क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन थी, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लिया विद दिस, है ना, विद एरिया वेक्टर। अगर डॉट प्रोडक्ट के बजाय कुछ और होता, हम डायरेक्टली एरिया को इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अगर मल्टीप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते मैग्नीट्यूड से, तो क्या ये सेम आता? नहीं आता, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई नॉट ही रहता, पर यहाँ पर एल बी के बजाय तुम्हारा एल डैश बी मल्टीप्लाई होता, तो एल डैश कुछ एल से ज्यादा है, तो इसका एरिया तुम्हें दिख भी रहा होगा ग्रीन वाले का येलो से ज्यादा है, तो फिर फ्लक्स ज्यादा आ जाता है। बट क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रही है उतनी ही इससे हो रही है ना, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ तो गई नहीं ना घट गई, है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका फ्लक्स जो था वही इसका भी फ्लक्स है, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, तो सेम आना चाहिए था। तो वो कब आएगा? जब ये डॉट प्रोडक्ट होगा, इसीलिए ये डेफिनेशन होती है ई बार डॉट ए बार। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये प्रूफ तुम्हें इस तरीके से किसी ने बताया होगा कि ई बार डॉट ए बार क्यों होता है। ठीक है, तो इसलिए होता है ई बार डॉट ए बार, ताकि तुम ये देख सकते हो कि इसमें कैसा भी प्लेन हो, इस प्लेन को मैं कितना भी टिल्ट, अब इसके बजाय मैं ऐसा कोई प्लेन ले लूं, ठीक है, या फिर मतलब बस इतना होना चाहिए कि जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास हो रहा है उतना ही इसमें से भी पास हो जाए, तो फिर तुम ये बोल सकते हो कि फ्लक्स दोनों के इक्वली होंगे। ठीक है, चलो, इसलिए हम ये डेफिनेशन लेते हैं, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, तो अब तुम्हें इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है ई बार डॉट ए बार, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं विद द एरिया वेक्टर। ठीक है, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक्चुअल डेफिनेशन होती है टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस। चलो, अब एक बड़ी ही मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में आ जाता है, कुछ कुछ टीचर्स भी ऐसा बता देते हैं, है ना, बट बच्चों के दिमाग में अपने आप भी आ सकता है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन जो बहुत ज्यादा आ जाता है वही होता है कि फ्लक्स इज द number of electric field lines passing perpendicularly through a surface। तो ये डेफिनेशन भी कई टीचर बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो क्यों गलत है भाई? पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम कभी बता ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो एक कॉन्सेप्ट है जो हमने खुद बनाया है टू पिक्चराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें हमने कुछ कुछ बातें भी करी कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा लाइन होगी। तो हम जब पहले भी बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो हमने वहां पर साफ साफ एक चीज बोली थी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होंगी, ज्यादा डेंस होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां पर ये दूर दूर होंगी, थोड़ा कम डेंस होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगी। बट हमने ऐसा नहीं बोला था कि यहाँ जितना पास है उसमें हम बता सकते हैं कि हाँ 10 लाइन है या 20 लाइन है। हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर हाँ इस रीजन में 10 है, तो इसके आगे कोई अगर रीजन है जहां पर थोड़ी सी दूर दूर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 से थोड़ी कम होगी, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो हम एक रिलेटिव मेजरमेंट कर सकते थे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और जहां पर कम है वहां पर कम है। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम डेंस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम है। बट हम ऐसा नहीं कह सकते थे कि इतने मैग्नीट्यूड के लिए 10 लाइन होंगी या 20 लाइन होंगी या 50 लाइन होंगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम नंबर ऑफ लाइंस तो स्पेसिफाई ही नहीं कर सकते। तो वैसे ही फ्लक्स में भी नहीं कर सकते। कई लोग ये बोलते थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलोगे तो गिन के बता दो भाई कि इस सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नहीं कर सकते ना। तो सही डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो बात अलग है कि वो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, कि मतलब जहां पर अमाउंट ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा ही होंगी भाई, डेंसर होंगी, है ना। ये तो पिछला कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो अलग चीज है, बट ये बोल देना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ सरफेस, ये तो बिल्कुल गलत है। और उसके पीछे वो लॉजिक क्या देते हैं तुम ये देखो। ठीक है, वो लॉजिक ये देते हैं
कि इस तरीके का अगर तुम्हारे पास एक प्लेन है, ध्यान से देखना, ठीक है, जो मैंने एकदम फर्स्ट टाइम में बनाया था, इस तरीके का टिल्टेड टाइप का, या थोड़ा प्रॉपर बनाते हैं, है ना। इस तरीके का तुम्हारे पास एक प्लेन है ना, जो कि कुछ इस तरीके से वर्टिकल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है ना। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बन गया, हॉरिजॉन्टली पास कर रही है, ये है ई नॉट, या ई बार बोल देता हूँ इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वेक्टर हो गया। तो ये क्या बोलते हैं लोग, पहली बात तो अगर तुम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करोगे और इस तरीके की पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, तो एक भी लाइन परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रही है ना। सारी लाइन कितने एंगल पर पास कर रही है भाई, तुम ही देख सकते हो कि ये इस प्लेन का अगर मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दूं, है ना, एरिया वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो एरिया वेक्टर ये रहा, तो हर एक लाइन इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर पास कर रही है, तो एक भी लाइन परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रही है। बट ये लॉजिक क्या देते हैं, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, कि इसका कंपोनेंट ले लो, तो एक आएगा इस तरफ ई कॉस थीटा, जिसको मैं बोल सकता हूँ ई परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलरली जो प्लेन के पास कर रही है, जिसको मैं ई कॉस थीटा बोल सकता हूँ। एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको मैं बोल सकता हूँ ई पैरेलल, या फिर इसी को मैं ई साइन थीटा भी बोल सकता हूँ। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि जितनी फील्ड लाइंस ये परपेंडिकुलरली ऐसे ऐसे पास कर रही है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कंपोनेंट ले लो अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन, तो जितनी भी फील्ड लाइंस इस तरीके से इसके परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, दैट इज द फ्लक्स फॉर दिस सरफेस। तो ये बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है, ये कहीं बोल मत देना। हो सकता है जेई मेन में कभी बोल दे भाई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता दो, है ना, किसमें ज्यादा है। तो अगर कंपेयर करने को बोल रहा है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो वो तुम कर सकते हो, ठीक है। जैसे सेम एज अभी मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा क्वेश्चंस में, जैसे हमने डेंसिटी की बात की थी कि जैसे पॉइंट चार्ज है ना, ये इस तरीके का, एक मिनट रुको, इस तरीके का पॉइंट चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 जाती थी। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा पास पास लाइन दिख रही है, और मैं अगर यहाँ पर एक स्फीयर बनाऊंगा तो मुझे थोड़ी दूर दूर लाइन दिख रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर 10 क्या कहते हैं वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है या 20 की है। मैं क्वांटिफाई उसको नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्वांटिफाई नहीं कर सकता, है ना, वो कॉन्सेप्ट है। बट एक रिलेटिव मेजरमेंट दे सकता हूँ कि हाँ जहां जहां पास है वहां वहां थोड़ा सा ऐसा है कि जो है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो वैसे ही तुम बोल सकते हो अगर किसी सरफेस से जो है जिसका फ्लक्स ज्यादा है ना, यानी कि नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पास कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा ज्यादा पास पास होंगी। तो ज्यादा पास पास होंगी तो तुम ऑब्वियसली कह सकते हो कि अगर किसी एक सरफेस का फ्लक्स दूसरे के फ्लक्स से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू दिस सरफेस ग्रेटर होंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, परपेंडिकुलरली भी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस ज्यादा हो, ठीक, इस तरीके से। तो वो मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक भी, पहली बात तो एक भी लाइन परपेंडिकुलरली पास नहीं कर रहे थे, और तुम लाइन को ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि फ्लक्स। तो तुम एक चीज ये बोल सकते हो जरूर इसके बाद, ये गलत है बट इतना बोलना सही है कि फाई गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, है ना। तो अगर कोई दो सरफेस है, सरफेस वन, सरफेस टू, ठीक है, इसका फ्लक्स है फाई वन और इसका फ्लक्स है फाई टू, ठीक है। और तुम्हें एक चीज पता है कि फाई वन जो, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस, है ना, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कुछ नहीं, पासिंग थ्रू दी सरफेस, ठीक है, इस तरीके से, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दी सरफेस, ठीक है, इसमें n1 है, इसमें n2 है, ठीक है, ये हो गया। तो अगर तुम्हें एक चीज पता है कि इफ फाई वन जो है वो फाई टू से ज्यादा है, ये तुम्हें गिवन है ना, कि मतलब अगर मैं दोनों के लिए फ्लक्स कैलकुलेट करूं, इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए, तो फाई वन और फाई वन जो है वो फाई टू से ज्यादा है, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे कमेंट कर सकता हूँ कि एन वन भी एन टू से ज्यादा होगा, यानी कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी कंपेयर टू सरफेस टू, ठीक है। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, हम इस कंक्लूजन पे यहाँ से पहुंच सकते हैं कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि फ्लक्स
थ्रू अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट। तो इसीलिए अगर तुम्हारे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो सरफेसेस दे दे और उनमें बोले कि कहाँ से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो तुम ये बता सकते हो कि जिसका फ्लक्स ज्यादा है उसी के थ्रू ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी। बट तुम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे, यहाँ से 5, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वांटिफाई तुम कर ही नहीं सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी भी। तो ये कंसेप्ट गलत है। फ्लक्स का एक्चुअल मीनिंग तो यही रहेगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ई बार डॉट ए बार। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं विद द एरिया वेक्टर, तो मुझे मिल जाएगा फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। और फिर इसको तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेट कर सकते हो, इसलिए इसमें मिसकंसेप्शन मत डेवलप करना। मैंने देखा है बहुत लोग, कई टीचरों ने भी इसको गलत बताया, तो मैं पहले से तुम्हें इसको बता रहा हूँ कि ये मिसकंसेप्शन बन जाता है दिमाग में, तो ये होना नहीं चाहिए। चलो, अब उस पर आते हैं जो तुम्हारे, जो तुम जिसका इंतजार कर रहे हो, जो तुम्हारे टीचर्स वैसे बताते हैं जनरली, ठीक है, और तुम नए हो तो तुम्हें पता नहीं होगा। बट अब तुम ये देखो, ठीक है, लेट से मेरे पास ये है इस तरीके का, वही फिर से वही बना रहा हूँ, ये सरफेस है ना, ये थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं यार, एक सेकंड रुकना। पैरेलल एकदम, ये बन गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस तरीके का तुम्हारे पास एक ये सरफेस है, जिसका एरिया वेक्टर मैं यहाँ से बना देता हूँ अभी के अभी। ठीक है। इस तरीके का मैंने दो पिक्चर बना ली, और अब इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, लेट से इस पर इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, ये। ठीक है, ई बार, और इसके बीच का एंगल है थीटा, ये वाला भी वही सेम ही है। ठीक है, तो एक चीज तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा फ्लक्स होगा वो होगा ई बार डॉट ए बार, इसको तुम लिख सकते हो ये कॉस थीटा, है ना। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि पहली टेक्निक जो मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ये ले लो, इस तरीके से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, एक इधर आएगा ई कॉस थीटा, जिसको मैं ई परपेंडिकुलर ही बोल सकता हूँ, और इसको मैं बोलूंगा ई कॉस थीटा, और एक इसके पैरेलल आएगा जो कि होगा ई पैरेलल, जिसको मैं बोल सकता हूँ ई साइन थीटा। तो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि इनका तो कोई फ्लक्स, इनकी वजह से फ्लक्स आएगा क्योंकि ये सारी सारे कंपोनेंट ऐसे पास करेंगे, और ये कंपोनेंट इसके ऊपर से इस तरीके से निकल जाएंगे, तो ये कंपोनेंट इसमें से पास नहीं करेंगे, तो इनकी वजह से फ्लक्स होगा जीरो। और वैसे भी देख सकते हो कि ये जो है एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर दो वेक्टर्स अगर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट वैसे भी जीरो होता है। तो ये कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और सारा का सारा फ्लक्स इनकी वजह से होगा, और मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ ई परपेंडिकुलर इंटू ए, और वही ई परपेंडिकुलर ही तुम्हारा ई कॉस थीटा है, ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं कंपोनेंट अगर इस तरीके से ले लूं, एक ले लूं मैं एरिया वेक्टर के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, तो जो इसके अलोंग वाला होगा, यानी कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जिस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, बाकी वो वेक्टर एरिया वेक्टर के अलोंग है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट का मैं डॉट सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर दूं ए के साथ, तो मुझे मिल जाएगा फ्लक्स। तो इसको विजुलाइज करने का तरीका ये है कि मतलब जैसे तुम्हें अगर फ्लक्स निकालना हो, तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से तोड़ो, एक सरफेस के एरिया वेक्टर के अलोंग, एक एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो जो जितना भी एरिया वेक्टर के अलोंग आया है उसको एरिया के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा फ्लक्स। ठीक है, और पैरेलल वाले का कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन होगा नहीं। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका यह है कि तुम इस सरफेस का ही कंपोनेंट ले लो, देखना ध्यान से, ये एंगल थीटा है, इस सरफेस का ही कंपोनेंट ले लो, इसका मैं प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। इस सरफेस का एक प्रोजेक्शन आएगा इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक आएगा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है। तो लेट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके का आया तुम्हारा, ध्यान से देखना, कैसे ड्रॉ करूँ, एक मिनट रुकना, इसकी शेडो बना रहा हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके का बनेगा, ये इसका एक कंपोनेंट ले लिया मैंने सरफेस का, है ना।
और ये बन गया दूसरा कंपोनेंट। तो इस सरफेस को ही मैंने तोड़ लिया। ये एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए यार। तो काम करते हैं, इसको तोड़ के फिर से बना लेते हैं इस तरीके की, है ना। तो इस तरीके से सरफेस को ही तोड़ लिया। तो ये आया सरफेस का एक कंपोनेंट, है ना, और एक ये आया, ठीक है। तो इस कंपोनेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक है। इसका और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ए परपेंडिकुलर, है ना, या ए अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। जो भी नाम देना हो तो अपने साथ है, मेरे कन्वेंशन में ए परपेंडिकुलर है, कोई और कुछ और भी बोल सकता है, इसको भी पैरेलल, है ना। या एक काम करता हूँ, इसको ये पैरेलल बोल देता हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और ये ए परपेंडिकुलर बोल देता हूँ, ठीक है। तुम्हारी मर्जी। तो तुम्हें अपने आप दिख रहा है कि ये वाले जो पैचेस हैं, तो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें ये अपने आप ही दिख रहा है कि ये वाले जो पैचेस हैं, दीज पैचेस हैव जीरो कंट्रीब्यूशन टू फ्लक्स। दिख ही रहा है क्योंकि इसका एरिया वेक्टर सीधे सीधे इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये इस तरीके से, तो बेसिकली हमने क्या किया, एरिया वेक्टर का ही कंपोनेंट लिया है, एक इसके अलॉन्ग लिया है ए पैरेलल, और एक इसके परपेंडिकुलर लिया है ए परपेंडिकुलर। तो इसका कोई फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, और केवल इस वाले सरफेसेस का इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, और उसका एरिया वेक्टर ये ए पैरेलल बनाया, तो हम इसको ऐसे मिल सकते हैं कि ई इंटू ए पैरेलल, इस तरीके से। तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर मैंने अपना कन्वेंशन बना रखा है, तुम अपना कुछ और बना सकते हो, बट बात समझने वाली इतनी है कि या तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लो, और जो उसके अलोंग आ रहा है एरिया वेक्टर के, उसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, और जो पैरेलल आ रहा है, ये जो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। दूसरा तरीका, एरिया वेक्टर के कंपोनेंट ले लो, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ले लो, यानी कि इसके प्रोजेक्शंस लिए हमने इस तरीके से। ये सेम काम हमने एरिया वेक्टर जब निकाला था, जब तुम्हें याद हो, एक क्वेश्चन हमने किया था इस तरीके का, हेमिस्फेरिकल बाउल लिया था। तो यहाँ पर एक लिया था, एक यहाँ पर एलिमेंट लिया था, तो हमने बोला था इसके एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। तो ये वाले एरिया वेक्टर के कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दे हैव जीरो कंट्रीब्यूशन टू द एरिया वेक्टर, और ये वाले ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि जो इधर स्फीयर बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है इसके टॉप पर, ये इसका प्रोजेक्शन है, इसी का जो एरिया होगा वही एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो कुछ कुछ वैसा ही है ये भी, कि अगर मैं इसके एरिया के प्रोजेक्शन ले लूँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग और परपेंडिकुलर, है ना। वैसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला प्रोजेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वाला प्रोजेक्शन है। मैं वही बोल रहा था, मैं इसको परपेंडिकुलर लेता था, पैरेलल लेता था। तो वो तुम्हारा मन है, तुम क्या कन्वेंशन मानना चाहो, बट तुम इस तरीके से कर सकते हो, है ना। एक ये, एक ये। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन, इस तरह के पैचेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा, दैट इज द होल कंट्रीब्यूशन। तो ई इंटू ए पैरेलल इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। बट बेस्ट वे यही है यार, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़ो और लिख लो, और सिंपल डेफिनेशन याद रखो, ई डॉट ए, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, बस डिस्कस करना पड़ता है अपने को क्लास में। तुम्हारा मन, तुम्हें जो ठीक लगे, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा यही करो, ठीक है। पर डेफिनेशन हमेशा दिमाग में क्लियर रखो कि क्या है। इससे ये डेफिनेशन मत बना लेना कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वही फ्लक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब परपेंडिकुलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास करे वो फ्लक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला पॉइंट, फ्लक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी, ई बार डॉट ए बार। तो यही समझ में आ रहा है कि जो फ्लक्स है ना, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। अच्छी बात है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या, कि कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली, ठीक है। तो लेट से मेरे पास इस तरीके का एक क्यूब है, ध्यान से देखना, ठीक है। बे भाई, अब क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, तुम भी जानते हो। तो लेट से इस सरफेस का फ्लक्स है फाई 1, इस सरफेस का फ्लक्स है फाई 2, इस सरफेस का नीचे वाले का फ्लक्स है फाई 3, इस वाले साइड वाले का फ्लक्स है फाई 4, ठीक है। ये आगे वाले का फ्लक्स है फाई 5, और इस पीछे वाले का फ्लक्स है फाई 6, है ना। तो 6 सरफेसेस के अलग अलग फ्लक्स हैं, तो मुझे इस क्यूब के लिए फाई नेट लिखना हो, फॉर होल क्यूब, है ना, फॉर क्यूब अगर मैं लिखना चाहूँ, तो इसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ, इनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। कोई वेक्टर वेक्टर का झंझट नहीं है कि इंटीग्रेट करना है या सेम डायरेक्शन में ऐसा कुछ, सीधे सीधे ऐड कर सकता हूँ, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं इनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। और ये फ्लक्स भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्लक्स भी हो सकता है।
तो ये नई बात हो गई भाई कि फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसे? पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है, यहीं से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। लेट से मेरे पास यही एक क्यूब वाला एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ ना मैं, कि क्यूब बना लेता हूँ पहले तो। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्यूब है मेरे पास। डन। तो ये हो गया क्यूब। और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की प्रेजेंट है, ध्यान से देखना। अरे यार, फिर बेसिकली इस तरीके की है ना, ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे। ये पूरे क्यूब से पास करेगी इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके की है, ई नॉट टाइप की, इस डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ई नॉट इसका मैग्नीट्यूड है। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं, तो सारे सर्फेसेस की बात करूं, जैसे अब ये जो ऊपर वाला सर्फेस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसा बनेगा भाई, ध्यान से देखना। कुछ इस तरीके का बनेगा, ई नॉट। और इस स्क्वायर की साइड लेट से अगर ए है, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा, ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, इस तरीके से। और ये परपेंडिकुलर है, तो क्या इसका कोई फ्लक्स होगा? इसके लिए फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि इस सरफेस के लिए फ्लक्स जीरो हो गया। सिमिलरली जो नीचे वाला सरफेस है, इसमें भी वही होगा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसका भी फ्लक्स जीरो। फिर ये जो सामने वाला है, इसमें भी देख सकते हो, सामने वाले में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो फिर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट से अगर मैं इसको डायरेक्शन को एक्स बोल देता हूँ, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, इसको मैं जेड बोल देता हूँ, तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। और इस वाले के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो होगा पॉजिटिव जेड में, तो एक्स और जेड तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो उनका फ्लक्स जीरो। सिमिलरली इस वाला फ्लक्स, ये वाला जो है, ये पीछे वाला, इसका भी फ्लक्स जीरो होगा। तो तुम्हें वैसे भी दिख रहा होगा, अगर तुम फील करो कि इस तरीके का अगर एक क्यूब है तुम्हारे पास, इमेजिन करो, और उस पर इस तरीके से टॉर्च अगर तुम मारोगे, तो शेडो केवल, मतलब जो लाइट होगी वो इस पर पड़ेगी और इससे शेडो बनेगी। ठीक है, तो इस वाले के तो ऊपर से ऐसे ग्रेज करते हुए लाइट सारी निकल जाएगी, तो कोई भी लाइट इसके थ्रू पास नहीं करेगी। लाइट की कोई भी बीम इन ऊपर वाले सरफेसेस या आगे पीछे वाले सरफेसेस के थ्रू पास नहीं करेगी, है ना। लाइट में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ये जस्ट इसको ऐसे टच करके, अगर इस तरीके का अगर क्यूब है, क्या एग्जांपल दिखाऊं मैं तुमको। हाँ, ये पड़ा है। लेट्स से इस तरीके का ये चार्जर है, ये है ना। और मैं इधर से अगर लाइट मारूं, इधर से लाइट मारूं, तो इस पर से ऐसे ग्रेज करते हुए निकल जाएगी, यहाँ से ग्रेज करते हुए निकल जाएगी, या आगे वाले सरफेस से भी ग्रेज करते हुए निकल जाएगी, इधर से भी ऐसे। केवल ये वाला जो सरफेस है, ये, इस पर हिंड्रेंस बनेगा, जिसकी वजह से इधर शैडो बनेगा। तो बस वही वाली बात है। और तुम वैसे वेक्टोरली भी दे सकते हो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन चारों सरफेसेस के लिए, है ना। जैसे अगर मैं उसी का एग्जांपल लूं, ये है, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये जो पीछे वाला, ये चारों सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। इसका एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ये मेरी तरफ वाला ऐसा आएगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। और ये वाला एरिया वेक्टर ऐसा आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना। तो सब परपेंडिकुलर है, तो इनकी वजह से कोई फ्लक्स होगा नहीं। बट इस वाले का एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये इसके अलॉन्ग ही है, तो इसका फ्लक्स होगा। सिमिलरली इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर ही है, तो इसका भी कुछ फ्लक्स होगा। ठीक है, अब देखो, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिख रहा होगा इस तरफ। इनके बीच का एंगल देख सकते हो, इस तरीके से, ये पाए है ना। तो इसका जो फ्लक्स आएगा, ध्यान से देखना, वो आएगा ई नॉट ए कॉस ऑफ पाए, यानी कि माइनस ई नॉट ए। तो ये आ गया नेगेटिव फ्लक्स। तो इस वाले सरफेस का, जो पीछे वाले सरफेस का जो पहला सरफेस है, इसका फ्लक्स आ गया लेस देन जीरो। और जो ये वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बनेगा कुछ ऐसा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी ऐसा ही है ना। तो इसका जो फ्लक्स आएगा, ये आएगा पॉजिटिव फ्लक्स, है ना। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आया होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनकमिंग है टू द सरफेस, है ना, उसका फ्लक्स है नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटगोइंग है फ्रॉम द सरफेस, उसका फ्लक्स होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बॉडी में घुस रही है, इनकमिंग फ्लक्स। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी से निकल रही है, तो फ्लक्स पॉजिटिव। क्योंकि हमने एरिया वेक्टर का जो कन्वेंशन माना हुआ है, वो क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये है एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, और इसके लिए आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हो एक पॉइंट, कि फ्लक्स ड्यू टू
इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ड्यू टू इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा वो हो जाएगा नेगेटिव, एंड फ्लक्स ड्यू टू आउटगोइंग, फ्लक्स ड्यू टू आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। तो ये सिंपल सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसलिए फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव कब होगा वो हमने देख लिया, पॉजिटिव कब होगा वो भी हमने देख लिया। चलो, तो ये हो गया, ये तो अभी हमने प्लेन के थ्रू फ्लक्स की बात की। अब कोई रिजिड बॉडी हो तो उसके में क्या करेंगे हम, ठीक है। पहले वही एग्जांपल लेता हूँ जो हमने एरिया वेक्टर के टाइम पे किया हुआ है। इस तरीके का मेरे पास एक हेमिस्फीयर है ना, एक मिनट रुकना। हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, बाउल है मतलब ये ऊपर से खोखला है, ये याद रखना, ठीक है। इस तरीके का हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक, ये खोखला है ऊपर से, हेमिस्फेरिकल बाउल। और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरीके की, है ना, ई नॉट आई कैप टाइप की। तो इसका अगर मुझे अब फ्लक्स लिखना है थ्रू दिस, तो मैं क्या करूंगा, वही, अगर मैं इस तरीके का एक एलिमेंट लेता हूँ, है ना, इसको मैं पहले तो आधे में काट लूँ, इस तरीके से आधा बांट लूँ सिमेट्रिकली। तो ऊपर के साइड में कोई भी एलिमेंट लेता हूँ इस तरीके का, ये, तो इसका एरिया वेक्टर आएगा कुछ इस तरीके का, डीए टाइप का, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका, हम्म, क्या कहते हैं, इस तरीके का, पी नॉट, है ना, और इनके बीच में एंगल होगा कुछ थीटा, ठीक है, अच्छी बात है। सिमिलरली जो इस तरफ मैं एक एलिमेंट लूंगा, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का, तो इसका भी एरिया वेक्टर आएगा कुछ ऐसा, डीए टाइप का, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तुम्हारा ऐसा ई नॉट, और ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है तो ये थीटा ही होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल एलिमेंट लिया है मैंने उसका। तो इस तरीके का पिक्चर बनेगा। अब इस एरिया वेक्टर के मैं क्या करता हूँ ना, कंपोनेंट लेता हूँ यहाँ पर, तो इस एरिया वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो एक एरिया वेक्टर का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और एक एरिया वेक्टर का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। इधर भी वही होगा कि एक एरिया वेक्टर का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और एक एरिया वेक्टर का कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको मैं डी ए कॉस थीटा बोल सकता हूँ यहाँ पर, और इसको डी ए साइन थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं डी ए कॉस थीटा बोल सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डी ए साइन थीटा बोल सकता हूँ, इस तरीके का। तो इससे क्या हुआ कि ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ना, इसका कोई फ्लक्स नहीं है, नो फ्लक्स ड्यू टू, नो फ्लक्स ड्यू टू साइन थीटा कंपोनेंट, है ना, केवल कॉस थीटा वाले की वजह से फ्लक्स होगा। तो बस वही है कि इसका फ्लक्स क्या बनेगा, केवल जो एरिया वेक्टर के जो इस तरफ वाले कंपोनेंट्स आ रहे हैं, है ना, उन्हीं की वजह से नेट फ्लक्स बनेगा। जो काम हम ऑलरेडी एरिया वेक्टर में कर चुके हैं, तो अब मैं दोबारा से वो नहीं करूंगा कि इस तरीके से तुम अगर एक पैच ले रहे हो तो इसका एक पैच ऐसा बनेगा, एक पैच ऐसा बनेगा। एक मिनट फिर से बता देता हूँ, चलो चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर येलो कलर से पैच बनाया है, एरिया पैच, है ना, इस तरीके का हमने एरिया पैच बनाया था, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आया, है ना। इस पैच के अगर मैं कंपोनेंट्स दूं, एक पैच आएगा इस तरीके से, एक पैच आएगा इस तरीके से, है ना। तो जो ये वाला पैच है इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऐसा, और जो ये वाला पैच है इसका एरिया वेक्टर बनेगा कुछ ऐसा। तो इस वाले हॉरिजॉन्टल पैचेस की वजह से क्या फ्लक्स आएगा, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी इस डायरेक्शन में है ना। तो इस पैच की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, केवल इन वाले पैचेस की वजह से फ्लक्स आएगा। और इस तरह के अगर मैं पैचेस को इंटीग्रेट कर दूं, है ना, इनके इस ओपन को, तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब फिर से मैं बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, इस तरीके का सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर मैं सीधे लिख सकता हूँ, क्या, पाई आर स्क्वायर आई कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था भाई, ई नॉट आई कैप, अगर मैं इस डायरेक्शन को आई कैप बोल रहा हूँ जो मैंने तुम्हें पहले बोला था, ठीक है। तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, सीधे सीधे फ्लक्स लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर आई कैप डॉट ई नॉट आई कैप, तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर ई नॉट, है ना। तो वही जैसे हमने एरिया वेक्टर के टाइम पे काम किया था वही हम यहाँ पर करेंगे, कि जो है इसका इस पर्टिकुलर बॉडी का प्रोजेक्शन ले लेंगे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है उस तरीके से हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो ये हमें प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ये। और इस प्रोजेक्शन के एरिया को जब हम ई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा फ्लक्स। तो यही यहाँ पर किया है, प्रोजेक्शन के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई किया, प्रोजेक्शन के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई किया। तो देख सकते हो प्रोजेक्शन यही बन रहा है, सर्कल। तो यही, इस सर्कल के एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई किया है। तो रिजिड बॉडी के केसेस में तुम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। बाकी अगर कुछ अनइवन सी बॉडी है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो ये होता ही है कि इस तरीके की कोई एक रिजिड बॉडी है ना, ये है रिजिड बॉडी, यानी कि इसका वॉल्यूम भी है ना।
इसका मुझे फ्लक्स लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक छोटा सा इस तरीके का एलिमेंट लूंगा, डीए टाइप का, जिसका एरिया वेक्टर होगा, है ना। तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं डी फाई लिखूंगा, जो कि होगा सिंपली ई बार डॉट डी ए बार, और फाई जो आ जाएगा वो सिंपली इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई बार डॉट डी ए बार। अब ये इंटीग्रेशन अगर इंटीग्रेबल होगा, है ना, अगर ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेबल होगा तो हम फ्लक्स लिख पाएंगे, अगर ये इंटीग्रेबल ही नहीं होगा तो हम नहीं लिख पाएंगे। और ये इंटीग्रेबल कब होगा कब नहीं होगा, ये हम गॉस लॉ में मैं तुम्हें और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, कि किन केसेस में, कुछ ही केसेस में हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं जिनके लिए ये इंटीग्रेशन सॉल्वेबल। अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्वेबल नहीं है तो तुम इस तरीके से हर रिजिड बॉडी के लिए नहीं लिख सकते फ्लक्स, ठीक है, वो हम समझेंगे आगे। तो ये है भाई, बाकी इस तरीके का तो तुम्हें दिख ही गया, जिसमें सिमेट्री से दिख जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन इजीली तुम निकाल सको, तो इस तरीके से तुम कर ही सकते हो। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से तुम रिजिड बॉडी के लिए फ्लक्स लिख सकते हो। अब एक दो पॉइंट है, उनको समझ लेते हैं। लेट से मेरे पास इस तरीके का एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये क्या है, स्फेरिकल शेल है। अच्छी बात है भाई। इसके सेंटर पर मैंने एक रख दिया यहाँ पर प्लस क्यू टाइप का चार्ज। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं इस तरीके से, कुछ ऐसी बनेगी। इस तरीके की, ठीक है। तो अब एक चीज तुम नोटिस करोगे यार, ये सेम लाइनें बनानी चाहिए थी मेरे को, कि ये क्योंकि एकदम सेंटर पर रखा है, तो इसको सेंटर से मैं अगर ऐसे काट दूं, है ना, इसको ऐसे सेंटर से काट दूं दो पार्ट में, ये हो गया ऊपर का पार्ट, ये हो गया नीचे का पार्ट, है ना, दो पार्ट में काट दिया। तो अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब ये जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था फुल स्फीयर के लिए, है ना, मैं इसको फाई बोल देता हूँ। और अगर मैं केवल इतने पोर्शन के लिए तुम्हें बोलूं, ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है पूरा स्फीयर का, इसके लिए जो फ्लक्स है उसको मैं फाई वन बोल रहा हूँ, और जो नीचे वाले पार्ट के लिए जो फ्लक्स है उसको मैं फाई टू बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो फाई वन है ना, और जो फाई टू है, ये दोनों बराबर होंगे, और ये फाई बाई टू के बराबर होंगे। तो ये मैंने कैसे बोल दिया, ध्यान से देखना। इसकी वजह से जितने भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फ्लक्स होगा, क्लियर, फ्लक्स होगा, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस। तो अगर ये चार्ज एकदम सेंटर पर रखा है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से सिमेट्रिकल होती है, तुम जानते ही हो। तो अगर मैं इसको किसी भी पार्ट से, इस बॉल को मान लो ये स्फेरिकल बॉल है, इसको मैं बीच में से कहीं से भी काटूं एकदम सेंटर से पास करते हुए इस तरीके का किसी प्लेन से, तो ऊपर के हाफ और नीचे के हाफ से बराबर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। समझ गए बात को, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर के हाफ में जा रही होगी उतनी ही नीचे जा रही होगी। तो अगर टोटल पूरे का फ्लक्स फाई है, या टोटल से एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो एन बाई टू ऊपर से निकल रही होंगी और एन बाई टू नीचे के हाफ से निकल रही होंगी, ठीक है। वैसे ही अगर ऊपर के हाफ का फ्लक्स फाई है, तो मतलब पूरे का फ्लक्स फाई है, तो ऊपर के हाफ का फाई बाई टू और नीचे के हाफ का फाई बाई टू। तो इस तरीके से अगर मैं सिमेट्रिकली चार्ज रखा हुआ है और इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो दोनों पार्ट में बराबर। और इस तरीके से अगर मैं ऐसा कर दूं कि इसको, अभी ये मैंने डिवाइड किया है, एक प्लेन और काटते हैं ये, तो चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। तो हर एक क्वार्टर पार्ट से बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो वो कितना हो जाएगा, अगर टोटल पूरे स्फीयर से फाई निकल रहा है, तो इस क्वार्टर से 5/4, इससे भी 5/4, इससे भी 5/4, इससे भी 5/4। ऐसे ही अगर तुम इस तरीके से एन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको, और ये एकदम सिमेट्रिकली रखा है, तो उस तरीके से तुम फ्लक्स को लिख सकते हो फॉर ईच पार्ट, है ना। बट ये तुम तभी कर सकते हो जब सिमेट्रिकली रखा है। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, ध्यान से देखना, यही स्फेरिकल शेल है, ये सेंटर है, बट अब की बार जो चार्ज रख रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके से रखा है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना। इस तरीके की दिखेंगी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो क्या ये सिमेट्रिकल है, नहीं, ठीक है। एक और बना देता हूँ ऐसा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती दिखेंगी तुम्हें।
तो अब इसको अगर मैं ऐसे काटूं, इस हाफ में इस तरीके का एक कॉर्ड काटूं, है ना, तो मैं ये जरूर बोल सकता हूँ, अब क्योंकि ये स्फीयर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पार्ट में जितना फ्लक्स है उतना ही पूरा इस बचे हुए पार्ट में फ्लक्स है। बट अगर मैं इसको सेंटर से काट रहा हूँ, कोई भी प्लेन जो मैं पहले कर रहा था, इस सेंटर से पास करता हुआ प्लेन अगर मैं काट रहा हूँ ऐसा, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दो इक्वल पार्ट, ये पार्ट वन है, ये है पार्ट टू, तो क्या मैं ऐसा आप बोल सकता हूँ कि पार्ट वन से जितना फ्लक्स पास कर रहा है उतना ही पार्ट टू से करेगा? नहीं, वो तुम्हें वैसे भी दिख रहा होगा कि यहाँ देखो कितनी डेंस डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हुई दिख रही है, और ये कितनी दूर दूर दिख रही है, तो वो सेम हो ही नहीं सकता। बट अगर सेंटर पर होता तो हो जाता। तो इसलिए अगर चार्ज सिमेट्रिकली लोकेटेड है, ना केवल सर्कल स्फीयर में, कोई और बॉडी भी है जैसे क्यूब है, क्यूब के भी अगर सेंटर पर रखा है, तो तुम बोल सकते हो कि हर एक पार्ट, जैसे अब इसको इसके अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट में बराबर बराबर फ्लक्स होगा, वो टोटल फ्लक्स का आधा होगा, जो मैंने तुम्हें ऊपर बताया। बट क्या इस केस में बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, है ना। तो ये वाले में है चार्ज लोकेटेड सिमेट्रिकली, है ना, चार्ज लोकेटेड, एक मिनट, सिमेट्रिकली। और अगर ऐसा है तो तुम ये बोल सकते हो कि फाइव वन और फाइव टू बराबर होंगे फाइव बाई टू के। ऐसे तुम ये भी बोल सकते हो कि एन वन और एन टू बराबर होंगे एन बाई टू के। इसमें एन क्या है? वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इधर से ऊपर वाले पार्ट से एन जो है एन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, और नीचे वाले पार्ट से एन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो एन वन और एन टू दोनों बराबर होंगी, और वो टोटल जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उसका आधा होगी। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। क्योंकि चार्ज इस तरीके से लोकेटेड है, तुम्हें फिगर से दिख गया होगा, विजुलाइज हो गया होगा ये, पर इस केस में नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अगर इसको इस तरीके से डिवाइड करूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। सिमिलरली, अगर तुम्हारे पास इस तरीके का क्वेश्चन, देखो जेई मेन में ये बहुत पूछता है, बता रहा हूँ तुमको, कि ये एक क्यूब है अपने पास, है ना, ध्यान रखना क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूबॉइड होगा तो हम ये नहीं कहेंगे, बट क्यूब है। ये है क्यूब, है ना, साइड लेंथ है इसकी ए, ठीक है, इस तरीके की। इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर पर एक चार्ज रख दिया हमने, प्लस क्यूब, एकदम सेंटर पर। तो अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो कि इस तरीके से हर डायरेक्शन में जाएंगी, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में जाएंगी। तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस पर्टिकुलर सरफेस, इस सरफेस का फ्लक्स बता दो फाई वन क्या होगा, अगर टोटल पूरे क्यूब की सारे सरफेसेस का मैं क्यूब का फ्लक्स, फाई ऑफ क्यूब, फाई ऑफ क्यूब दिया हुआ है तुम्हें फाई के बराबर इस तरीके से, तो इस फाई वन को क्या तुम बता सकते हो? तो देखो इसका आंसर होगा कि फाई वन जो होगा तुम्हारा वो आ जाएगा 5/6। ये क्यों आया? क्योंकि ये एकदम सिमेट्रिकली सेंटर पर रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कहाँ कहाँ से रही है, इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस आगे वाले सरफेस से, और इस पीछे वाले सरफेस से, तो छह सरफेस से निकल रही है। और हर सरफेस से बराबर निकल रही है क्योंकि क्यूब सेंटर पर एकदम रखा हुआ है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस से निकलेंगी उतनी ही इससे निकलेंगी, उतनी ही इससे निकलेंगी, उतनी ही इससे निकलेंगी, उतनी ही आगे वाले से निकलेंगी, और उतनी ही पीछे वाले से निकलेंगी। तो अगर टोटल क्यूब से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो हर एक सरफेस से n/6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। वही फ्लक्स के लैंग्वेज में बोले कि अगर टोटल क्यूब का फ्लक्स फाई है, तो हर एक सरफेस का 5/6 हो जाएगा। तो इसका भी 5/6 है, इसका अगर मैं बोलूँ फाई टू तो ये भी 5/6 हो जाएगा, है ना। ऐसे तुम हर एक सरफेस का फ्लक्स देख सकते हो, 5/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ऐसी सिचुएशन दे दे, है ना, ये है क्यूब, थोड़ा सा क्यूब जैसा लग नहीं रहा है, बट चलो समझ लेना क्योंकि टाइम कम है, अब थोड़ा सा मैं ऐसे बना रहा हूँ। और इसके कॉर्नर पर चार्ज रख दिया, यहाँ पर प्लस क्यू। तो अब तो वो सिमेट्रिकल वाले सिचुएशन नहीं है, और तुमसे पूछ लिया कि इस सरफेस का फ्लक्स बता दो क्या है। तो क्या तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? तो आंसर है कि अभी नहीं कर सकते, बट इस सिमेट्री का यूज करके तुम आगे कर पाओगे। तो जब मैं तुम्हें गॉस लॉ पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इसका फ्लक्स भी बता सकते हो अगर ये ऐसे एज पे रखा है तो, क्योंकि तुम सिमेट्री इसमें क्रिएटेड, मतलब अभी सिमेट्री नहीं है बट तुम सिमेट्री क्रिएट कर सकते हो। बट अगर इसके बजाय मैं यहाँ पर कहीं रख दूं ऐसे अंदर कहीं और प्लस क्यू, तो इसका बता सकते हो? नहीं बता सकते, बट इसका बता सकते हो। वो कैसे, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा जब हम गॉस लॉ पढ़ लेंगे तब। चलो, तो सिमेट्रिकल वाली बात हो गई।
तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया, इसको तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि किसी रिजिड बॉडी के अंदर अगर एक चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और उसको हम इक्वल नंबर ऑफ हाफ्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, सिमेट्रिकल हाफ में, है ना, जैसे स्फीयर में तो कोई भी सिमेट्रिकल हाफ सेंटर से काटते हुए कोई भी रेडियस बना के ऐसे चार चार इक्वल नंबर ऑफ हाफ, इक्वल हाफ बना लो, तो उन इक्वल हाफ में इक्वल फ्लक्स पास करेगा। क्यों करेगा वो तुमने देख लिया। ऐसे ही यहाँ क्यूब में देख सकते हो, एकदम सिमेट्रिकली ये चार्ज प्लेस्ड है, तो हर एक सरफेस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। तो टोटल अगर एन लाइंस पास कर रही है, तो इस पर एन बाई सिक्स, 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 आगे वाले पर एन बाई सिक्स और पीछे वाले पर भी एन बाई सिक्स। और ऐसे ही फ्लक्स भी टोटल फाइव है, तो इसका फाइव बाई सिक्स, इसका फाइव बाई सिक्स, इसका फाइव बाई सिक्स, इसका फाइव बाई सिक्स, पीछे वाले का फाइव बाई सिक्स, आगे वाले का फाइव बाई सिक्स। क्लियर। तो ये होता है भाई फ्लक्स। तो अब तुम्हें फ्लक्स की पूरी थ्योरी समझ में आ चुकी है। अब हम इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाए फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे आएंगे गॉस लॉ के ऊपर। तो यार आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, है ना। इसमें बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। तो ये स्क्वायर है, ध्यान रखना, ठीक है, साइड ए का स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, ये तुम्हें बताना है। तो देखिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हुआ है, अगर तुमने खुद से कर लिया तो बहुत बढ़िया। बाकी मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो ध्यान से, इस फिगर को पहले नीचे बनाते हैं, है ना। अब ये जो प्लस क्यू टाइप का चार्ज है ना, इससे मतलब चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई इस प्लेन में, ये इसके प्लेन में, मतलब ये स्क्वायर के प्लेन में हो गई। बाकी आउट ऑफ प्लेन तो होंगी। तो एक चीज ये बताओ, इसके अलावा कोई भी आउट ऑफ प्लेन होगी, लेट से अगर ये स्क्वायर है, मान लो ये स्क्वायर का एक एज है, मान लो, अच्छा ऐसे कर लेता हूँ, ये स्क्वायर का एज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 हर तरफ निकलेगी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, है ना, ठीक है, या ये तो खैर इसका विड्थ है, स्क्वायर का विड्थ नहीं होगा, तो जो दूसरी नीचे की तरफ होगी वो ऐसी होगी। तो ध्यान से देखो, जितनी भी आउट ऑफ प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो कोई भी इसके थ्रू पास ही नहीं करेगी, जितनी भी आउट ऑफ प्लेन होंगी। तो आउट ऑफ प्लेन वाली का तो फ्लक्स जीरो हो ही गया। अब जो इसके प्लेन में है वो देख लो, जो प्लेन में है, जैसे ये लाइन है ना, ध्यान से देखना, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, जो प्लेन में इसके ऊपर से निकल रही है, जस्ट इसके ऊपर से इस तरीके से निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इसके ऊपर से टच करती हुई निकल रही है। तो ये टच करती हुई निकल रही है, और एरिया वेक्टर जो है ऊपर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ होगा इसमें, है ना, इस तरीके का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये प्लेन वाली लाइंस भी। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास कर ही नहीं रही है, तो ये बेसिकली सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो इसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर से पास कर ही नहीं रही है, ठीक है, सही बात यह है। तो आउट ऑफ प्लेन वाली तो टच भी नहीं कर रही है, और जो इन द प्लेन, जो इसके प्लेन में है, वो जस्ट ऊपर से ऐसे ग्रेस करते हुए निकल जा रही है ना, ठीक है। तो उनका भी फ्लक्स जीरो ही है, दिख रहा है तुम्हें। तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर था। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। वी हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार, जो कि इस तरीके से गिवन है, अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे कैप, एंड देयर आर टू फ्लैट सरफेसेस एज शोन इन फिगर। ठीक है, वो दो सरफेसेस दिखाई हुई है। ओके, फाइंड द फ्लक्स थ्रू बोथ द सर्फेसेस। तो फाई वन और फाई टू निकालना है तुम्हें, चलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बोल रहा है ये, अल्फा एक्स आई कैप प्लस बीटा जे कैप, ठीक है। तो इस वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई, अगर मैं इवन बार लिखना चाहूँ इसके लिए, तो एक्स की वैल्यू जीरो है, ध्यान से देखो, ये एक्स इक्वल टू जीरो पर रखा है ना, ये तो एक्स इक्वल टू जीरो है। तो ये सिंपली सिंपली अल्फा इंटू जीरो जीरो बन जाएगा, तो केवल बीटा जे कैप होगी। यानी कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस तरीके की, ई बार जो होगी वो बीटा जे कैप टाइप की होगी। और इसका एरिया वेक्टर तो यही इस तरफ होगा। तो साफ साफ दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि फाइव वन जीरो है। बाकी तुम्हें एरिया वेक्टर लिखना है तो लिख लो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ ए है, तो एरिया वेक्टर तुम्हारा सिंपली ए स्क्वायर आई कैप हो जाएगा, दिख रहा है। तो इस बीटा जे कैप और ए स्क्वायर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो ही आएगा ना, तो इसका तो जीरो ही हो गया। इस पर आते हैं, सेकंड वाले पर। सेकंड वाले पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो बीटा जे कैप रहेगा ही इसमें, है ना। मैं दोनों कंपोनेंट वाइज बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, बीटा जे कैप, है ना, और एक होगा अल्फा एक्स आई कैप, यहाँ पे एल है, तो हो जाएगा अल्फा एल आई कैप। तो इस तरीके से अल्फा एल आई कैप। तो ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड येलो कलर से। बाकी एरिया वेक्टर इसका कैसा होगा, इस तरफ ही होगा, और ये कितना होगा, एल स्क्वायर आई कैप। तो अगर मैं वेक्टोरली लिखना चाहूँ ई टू बार,
तो वो होगा अल्फा एल आई कैप प्लस बीटा जे कैप, है ना। तो अगर मैं फाई टू लिखना चाहूँ तो हो जाएगा सिंपली ई टू बार डॉट ए टू बार, ये बनेगा अल्फा एल आई कैप प्लस बीटा जे कैप डॉट एल स्क्वायर आई कैप, इसका एरिया वेक्टर। तो सिंपली दिख रहा है कि अल्फा एल इंटू एल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा एल क्यूब। और वो वैसे भी दिख रहा है कि इसी की वजह से आएगा, तो ये दिख भी रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो अल्फा एल क्यूब आ जाएगा। और इस वाले का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स नहीं होगा, बस। तो दोनों का फ्लक्स निकाल लिया, फाई टू ये आ गया अल्फा एल क्यूब, और फाई वन क्या आ गया तुम्हारा यहाँ पे 0। तो यही अपने को करना था, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पूरा नहीं दिख रहा होगा, पहले तुम नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके का सरफेस दिया है ना। एक्चुअली इस बॉडी का अगर मैं सरफेस की बात करूं, मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये भी है, ये भी है। ये बीच में केवल ऐसे खुला हुआ है, ठीक है। सरफेस केवल ये और आगे वाला और पीछे वाला ऐसा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है बॉक्स हैव द शेप एज शोन इन फिगर, हाइट एल, सॉरी हाइट एल विड्थ भी एल, मतलब ये बेसिकली ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। ये दोनों चीजें गिवन है, हाइट भी एल विड्थ भी एल। इफ द बॉक्स is placed in a uniform electric field that is perpendicular to the surface AEHD, AEHD कौन सा सरफेस है, ये वाला, इसके परपेंडिकुलर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने बना रखी है ई नॉट राइटवर्ड्स इस तरीके की, ठीक है। इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड में से रख दिया। देन फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एंटायर बॉक्स एंड आल्सो राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ईच फ्लक्स फॉर ईच सरफेस। तो हर सरफेस के लिए फ्लक्स लिखो और उन्हीं को ऐड कर दोगे तो इंटायर बॉक्स का सरफेस मिल जाएगा। अब इंटायर बॉक्स का लिखने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि तुम इस सरफेस और इस सरफेस दोनों का मत लिख देना, क्योंकि मैंने तुम्हें साफ साफ बताया कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये बीच में खाली है, ठीक है। तो देखते हैं भाई। तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूँ ये वाला कॉपी करके, है ना, कि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। इस तरीके का मैंने डायग्राम बना लिया। एक चीज तो क्लियर हो जाएगी, इस सरफेस का ये आगे वाला सरफेस और ये पीछे वाला सरफेस जो है, इन चारों के फ्लक्स तो 0 हो जाएंगे, जो मैंने व्हाइट से बताया। फ्लक्स होगा किसकी वजह से, इस वाले की वजह से, और ये इस वाले की वजह से। होना तो, अगर ये इसकी जगह ये होता तो ये भी इसकी वजह से होना चाहिए था, बट ये खाली है, यहाँ पे सरफेस नहीं, जैसे वो बाउल में था ना, कि ये यहाँ पर कुछ सरफेस नहीं था, ठीक है। केवल ये सरफेस है और ये सरफेस है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स होगा भाई, देखना। इसका एरिया वेक्टर इधर बनेगा एल स्क्वायर, है ना। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इधर इधर की तरफ है ई नॉट, है ना, ठीक है। तो इसका फ्लक्स बना तुम्हारा फाई वन बोलता हूँ इसको, तो ये बनेगा माइनस ई नॉट एल स्क्वायर। तो ये अपन ने सरफेस का निकाल दिया। अब दूसरा सरफेस ये बचता है, बाकी तो चार सरफेसेस का 0 ही है। इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा, है ना, इसको मैं बोलता हूँ फाई टू, ठीक है। तो फाई टू जो होगा वो होना चाहिए, वैसे तो इसका अगर तुम एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा एरिया वेक्टर। उसके लिए तुम्हें ये लेंथ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये विड्थ तुम्हें एल पता है, बट ये लेंथ निकालना पड़ेगा। बाकी तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेगा, है ना। फिर उसके बाद थीटा ये रहेगा, तो कॉस थीटा बीटा करोगे। बट ये वही चीज है जो मैंने तुम्हें एकदम पहला, जहां से फ्लक्स आज हमने स्टार्ट करा था, कि जितना फ्लक्स इसके थ्रू पास कर रहा होगा इस स्लैंट सरफेस से, उतना ही तो फ्लक्स इसके थ्रू भी पास कर रहा होगा। क्या बोलते हो, है ना। और पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर, अगर मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी सरफेस मान लूं कि लेट से यहाँ पर सरफेस है, तो उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ई नॉट। तो ई नॉट एल स्क्वायर, अगर यहाँ पर एक सरफेस होता, ये एल एम जी एन वाला जो है, अगर ये सरफेस होता क्लोज सरफेस इस तरीके का, तो इसका जो फ्लक्स आता वो ई नॉट एल स्क्वायर आता, ठीक है। बट ये नहीं है। बट जो फ्लक्स इसका आता वही फ्लक्स तो इसका भी आएगा ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास कर रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इस लैंड सरफेस से पास करके आगे निकल जा रही है। तो मुझे ये कॉस थीटा बीटा करने की एग्जैक्टली निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि फाई टू जो है ना तुम्हारा, वही ई नॉट एल स्क्वायर है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधे कि फाई टू जो है तुम्हारा वो ई नॉट एल स्क्वायर है ना। बाकी अगर तुम्हारी इच्छा हो तो निकाल भी सकते हो, इसको एल बोला है ना, तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा एल सेक थीटा, है ना, ठीक है। तो एरिया वेक्टर तुम्हारा बनेगा एल बी सेक थीटा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड लिख दे रहा हूँ सीधे। तो फाई टू जो बनेगा वो बनेगा
ई बार का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक एरिया का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तुम लिख सकते हो एल बी सेक थीटा, ये मैंने तुम्हें अभी स्टार्टिंग में किया था। सॉरी, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, ये दिख ही रहा है। और एंगल है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा लिख दो। ये कॉस थीटा सेक थीटा कैंसिल आउट, तो ये एल बी ई नॉट वही आएगा। एल बी ई नॉट बल्कि एल एल ई नॉट ये होना चाहिए था, क्योंकि ये भी एल ही है ना, तो एल स्क्वायर होगा, इसलिए एल बी नहीं होगा। तो एल स्क्वायर ई नॉट यही आना चाहिए, ऐसे भी आ रहा है। तो तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो, अदरवाइज जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था वही है, कि अगर यहाँ पर मैं सरफेस इमेजिन कर लूँ एल एम जी एन में, है ना, तो उस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वही इस स्लैंट सरफेस का फ्लक्स होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उस हिसाब से तुम कर लोगे। तो अब अगर मैं इस पूरी बॉडी का फ्लक्स लिखूं फाई नेट, तो वो सारे सरफेसेस का प्लस करके आएगा, फाई वन प्लस फाई टू हो जाएगा सिंपली। क्यों? क्योंकि बाकी चार सरफेसेस का तो जीरो ही है ना, हमने देख ही लिया, जैसे क्यूब में था वैसे यहाँ पर भी है, क्योंकि ग्रेस करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती चली जाएगी। तो कितना आएगा, माइनस ई नॉट एल स्क्वायर प्लस ई नॉट एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जीरो। तो नेट कोई फ्लक्स आया ही नहीं, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर घुसी थी यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी, इस वाले से उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल भी गई, है ना। तो ये जितना नेगेटिव इनकमिंग फ्लक्स था उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव में था। तो नेट नेट दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो जीरो मिलेगा, तो कुछ भी नेट फ्लक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रही थी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कहीं अंदर अंदर से जनरेट हो रही होती ना, यहाँ अगर जैसे चार्ज रखा होता और इस तरीके से जनरेट हो रही होती, तो सिनेरियो बदल जाता। बट ये जनरेट बाहर हो रही थी, और इसकी वजह से केवल इसमें आ रही थी, है ना, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो इसलिए नेट में कोई फ्लक्स ही नहीं है, जितनी यहाँ से घुसी उतनी यहाँ से निकल गई, नेट फ्लक्स जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा आज के लिए प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो इसको। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड हाइट एच, इस सिलेंडर का रेडियस और हाइट दिया हुआ है, इस प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर ए। फिगर ए, ठीक है। इफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज मेड इंक्लाइंड विद थीटा विद द वर्टिकल, जैसे ये देखो ये थोड़ा थीटा एंगल पर टिल्ट कर दिया सिलेंडर को, इस तरीके से जिस तरीके से फिगर में दिख रहा है शोन इन फिगर बी। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग द सिलेंडर। तो इन दोनों ही केसेस में एंटरिंग फ्लक्स कैलकुलेट करना है। नेट तो जीरो ही होगा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ ना, कि जितना घुसा उतना निकल भी गया, तो नेट तो जीरो हो गया। तो इन दोनों में भी जितना घुसेगा उतना निकल जाएगा, यहाँ से जितना घुसेगा उतना यहाँ से निकल जाएगा, जितना यहाँ से घुसेगा उतना यहाँ से निकल जाएगा। तो नेट फ्लक्स तो जीरो ही होगा। बट अब ये बोल रहा है नेट एंटरिंग फ्लक्स बता दो कितना है। जैसे ऊपर वाले में एंटरिंग फ्लक्स ये था, ये जो यहाँ से घुस रहा था ना, ये कितना था, माइनस ई नॉट एल स्क्वायर जो अपन ने निकाला था। तो वैसे एंटरिंग फ्लक्स बता दो, ये बोल रहा है। चलो देखते हैं। एंटरिंग फ्लक्स मतलब ये जितनी लाइन इसमें से घुस रही होंगी। चलो भाई। हम्म। तो पहले ए वाले की बात कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। तो एक चीज ध्यान से देखो, जितना फ्लक्स इसमें एंटर कहाँ कहाँ से कर रहा होगा। अगर मेरे पास कुछ सिलेंडर का एग्जांपल हो तो मैं तुम्हें दिखाऊं। हाँ, लेट्स से ये बॉटल है, ठीक है, लेट्स से ये बॉटल है। तो इसमें जो फ्लक्स अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, तो कहाँ कहाँ से एंटर हो रही होंगी, यहाँ से, और इसके कर्व्ड सरफेस पर भी इस तरीके से एंटर कर रही होगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये इस पॉइंट तक है ना, जहाँ से ये टेंजेंट आ जाएगा और जहाँ से ग्रेज करती निकल जाएगी। और जहाँ जहाँ से एंटर कर रही है ऐसे ऐसे यहाँ से निकल रही है। तो इस तरीके से एंटर कर रही है। क्या टॉप से एंटर कर रही है? नहीं, टॉप से ग्रेज करके निकल जाएगी। क्या बॉटम से एंटर कर रही है? नहीं, बॉटम से भी ग्रेज करके निकल जाएगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई इस वाले केस में, कि इस वाले फाई सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू जीरो, और इधर वाले सर्कुलर सेक्शन का भी जीरो। तो केवल कर्व सरफेस एंटर करेगी। अब अगर मैं यहाँ पर, जैसे ये बॉटल है, इसके सेंटर से ऐसे काटता हूँ, एक प्लेन इमेजिन कर लूँ, एक ऐसे इस सेंटर से ऐसा एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन कर लूँ, समझना ध्यान से। इस तरीके से, ये टिल्टेड तो मैं दिखाने के लिए बना रहा हूँ, है ना। इस तरीके का अगर मैं एक प्लेन इमेजिन कर लूँ, ये एक प्लेन इमेजिन कर लिया, ये है सेंटर, है ना। तो सेंटर से पास करता हुआ, और ये प्लेन ऐसा है कि इसका एरिया वेक्टर जो है ना, इसका एरिया वेक्टर इज कोलिनियर विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी ऐसे पास कर रहा है, यानी कि प्लेन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना। समझ में आई बात? तो मैंने क्या किया, एक प्लेन इमेजिन करा सिलेंडर के अंदर, जैसे सिलेंडर के अंदर एक जैसे वो डाल दिया मैंने, मान लो एक पेपर डाल दिया, सच दैट कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उसके एकदम परपेंडिकुलर ऐसा पेपर है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये जो एरिया वेक्टर इसका निकलेगा ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं अब इस सरफेस के लिए फ्लक्स लिख लूं, है ना, तो मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इसमें घुसेंगी उतनी निकलेंगी। तो इसके लिए जो इनकमिंग फ्लक्स मैं अगर लिख लूं फाई इनकमिंग,
फॉर दिस सरफेस, तो वो सिंपली हो जाएगा, का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं सीधे, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना घुस रहा है उसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा इसका एरिया ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भाई, यहाँ पे लिखा होगा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इसका मैग्नीट्यूड ई ही होगा, तो ई, है ना। और एंगल इनके बीच में क्या होगा, कॉस थीटा जीरो ही है, देख लो ये एरिया वेक्टर भी इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही है, तो कॉस जीरो यानी कि वन, तो ए ई हमारा आंसर हो जाएगा। अब बस ए लिखना है, तो ई इंटू ए की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, तो इस प्लेन का देखो ये विड्थ कितनी होगी भाई, ये 2 इंटू रेडियस के बराबर दिख गई होगी मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि इसके अंदर एकदम जस्ट फिट हुआ है, तो 2r ही तो होगा ना, डायमीटर 2r होता है। और इसका हाइट कितना होगा, ये जो सिलेंडर का हाइट है, सिलेंडर का हाइट गिवन है क्या, हाँ हाइट एच गिवन है ना, ये रहा, तो ये हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 2r इंटू में ये होगा h, तो 2r h, 2r h, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2ERH। तो ये फर्स्ट केस में तुम्हारा आंसर हो जाएगा, इतना ही फ्लक्स घुसेगा इतना ही निकलेगा। घुसेगा कहाँ से निकलेगा कहाँ से, तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर इस तरीके का कर्व सरफेस है तो इधर से इधर से इधर से इधर से सब जगह से घुसेगा, और इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से सबसे निकलेगा। तो उसी को हमने इस प्लेन की तरह इमेजिन कर लिया, तो इतना यहाँ से घुसेगा और यहाँ से निकलेगा, जितना घुसेगा उतना ही निकलेगा, नेट जीरो होगा, बट कितना घुसेगा 2ERH। इस तरीके से अपन प्लेन लेकर के इसको निकाल सकते हैं। तो यही एक्चुअली में किया जाता है, जब कर्व्ड बॉडी मिले ना तो प्रोजेक्शन लिया जाता है, जैसे हमने वहां बाउल के केस में किया था, कि इस बाउल में अगर ऐसे ऐसे फ्लक्स घुस रहा है तो कितना घुस रहा है, घुसेगा इस कर्व्ड सरफेस है, बट जो है अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्शन लूँ तो मुझे सर्कल मिलेगा, इस सर्कल के एरिया से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना घुसा उसका फ्लक्स मिल जाएगा। तो यही अपन करते हैं प्रोजेक्शन लेकर के हमेशा। अब दूसरे वाले पे आते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी है। आओ, इसमें क्या किया है ना भाई, टिल्ट मार दिया, चलो इस तरीके से टिल्ट मार दिया। अब कहाँ कहाँ से घुसेगा ध्यान से देखना, बॉटल लेके आता हूँ, इस तरीके से टिल्ट मार दिया है और इधर से लाइन आ रही है, तो अभी भी यहाँ पर तो टिप से ग्रेज करता हुआ निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और इस सारे कर्व सेक्शन से घुसता रहेगा, और इधर नीचे वाले सरफेस पे आपकी घुसेगा आखिरी तक, ध्यान से देखो, नीचे वाले सरफेस पे इस पर यहाँ से भी, एक मिनट, अगर मैं फिगर में दिखाऊं तो यहाँ से भी लाइन घुसेगी, यहाँ से भी लाइन घुसेगी, यहाँ से भी घुसेगी, यहाँ से भी घुसेगी, आखिरी पॉइंट तक घुसेगी, लेकिन यहाँ पर इस टिप से ग्रेज करती हुई निकल जाएगी। जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल, इस पर तुम लाइट मार के देखोगे तो यहाँ से ऐसे ग्रेज करती हुई निकल जाएगी, बट ये बॉटम वाला जो पॉइंट है यहाँ से ऐसे घुसेगी घुसेगी घुसेगी, हर पॉइंट से घुसेगी। तो अब इनकमिंग फ्लक्स किसी किसी वजह से आएगा, इस पूरे सरफेस की वजह से, प्लस इधर वाले कर्व सरफेस की वजह से। तो कर्व सरफेस की वजह से कितना आएगा, उसके लिए अगेन हम वही करेंगे, एक हम सिलेंडर के इस तरीके से हम एक प्लेन इमेजिन करेंगे, वही जैसा हमने अभी ऊपर माना था, ठीक है, एकदम बीच से पास करता हुआ सिलेंडर के मिड से इस तरीके का। बट अब की एक और ट्विस्ट है, इसका क्या 2ERH लिख दूं, नहीं, इसका जो फ्लक्स आएगा वो कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से। इसका फ्लक्स लिखने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ई नॉट मैग्नीट्यूड का, ई मैग्नीट्यूड का, और जो इसका वेक्टर होगा वो अब की बार कुछ ऐसा होगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कुछ एंगल है, तो इसका वेक्टर कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये एंगल कितना है ये देखो, है ना, अगर मैं थोड़ी सी ज्योमेट्री करूं, ध्यान से देखना, इसको मैं लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग, तो हमें एक चीज पता है कि ये एंगल थीटा है, देखो ये यहाँ पे बना है ना, ये एंगल थीटा है ना। और अगर मैं इसको ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट करूं तो मुझे दिख जाएगा कि ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पर भी अगर कंप्लीट कर लूँ इस तरीके से, तो ये एंगल मुझे 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो ये एंगल मेरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, इस तरीके का, है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या किया है, ये है हमारा एरिया वेक्टर, है ना, ये हमारा एरिया वेक्टर, तो ये होगा हमारा प्लेन, इस तरीके से कुछ ओरिएंटेड होगा प्लेन, है ना, इस तरीके का। और ये प्लेन वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा था, तो वही मैंने ये प्लेन बना दिया, और प्लेन वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ये बना दिया। अब मैंने यहाँ से क्या किया ना, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिखा, अगर ये थीटा है ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि प्लेन के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है वो 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल अपने आप दिख रहा होगा क्योंकि ये 90 है, तो ये एंगल अपने आप दिख गया होगा थीटा है, ठीक है। और एरिया का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये ए है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना इस शीट का एरिया होगा वो तो वही होगा, क्योंकि ये विड्थ भी 2r है और अगेन हाइट h है, ये हो जाएगा 2ERH। तो अब की बार हमारा जो फ्लक्स आएगा ना, इसके लिए फाई ऑफ कर्व्ड सेक्शन
वही कर्व सेक्शन का ही तो फ्लक्स है जो हम इससे बना रहे हैं, क्या कहते हैं अपने, क्या कहते हैं, कर्व सेक्शन का फ्लक्स है ना जो हम प्लेन का प्रोजेक्शन लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा ई ए कॉस ऑफ थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि वैसे तो होगा नेगेटिव क्योंकि इनकमिंग नेगेटिव होता है। तो ई ए कॉस थीटा, तो ई एरिया का वैल्यू हो जाएगा 2 ERH कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा 2 ई, एरिया 2 ERH है, सॉरी एरिया तो 2 RH है ना, सॉरी 2 RH है ना। तो ये यहाँ से ई हटा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 ERH कॉस ऑफ थीटा। तो ये आएगा इसका फ्लक्स, ठीक है। अब क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि इस वाले पोर्शन में भी तो तुम्हारा फ्लक्स एंटर कर रहा है, तो ये कितना करेगा अब ये देखते हैं, ठीक है। अब इस सर्कुलर सेक्शन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। सर्कुलर सेक्शन में यहाँ पे से ड्रॉ कर रहा हूँ पहले। ये बन गया अपना सर्कुलर सेक्शन, ठीक है। इस सर्कुलर सेक्शन का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कैसा होगा भाई, कुछ ऐसा होगा, है ना। और अपने को एक चीज पता है कि अगर मैं इसको ऐसे ऊपर एक्सटेंड कर लूँ, तो वही बात कि जो है ऊपर तक एक्सटेंड करोगे तो वर्टिकल से ये एंगल थीटा, सिलेंडर थीटा एंगल पर इंक्लाइन था, ये अपने को गिवन है यहाँ पर, ये तो ये अपन ने बना लिया। तो अगर ऐसा करोगे तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है। और ये वाला क्या बनेगा तुम्हारा, पूरा एंगल अगर मैं बनाऊं तो ये बन जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बना पाई माइनस 90 प्लस थीटा। तो ये अगेन बन जाएगा पाई माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि बन जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, है ना। ये बनेगा 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स आएगा एक्चुअली में, है ना, वो आएगा टू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दिस एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ सर्कल बोल देते हैं इसको, इनटू कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री का जो है हो जाएगा साइन, हो जाएगा कॉस का साइन, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन बन जाएगा। तो ये बनेगा माइनस ई एरिया ऑफ सर्कल साइन ऑफ थीटा। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। अच्छी बात है भाई। माइनस क्यों आया भाई, क्योंकि ये नेगेटिव फ्लक्स ही होना चाहिए ना, और ये भी आंसर जो है हमारा 5। तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि जो 5 सर्कुलर सेक्शन आया हमारा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, और 5 कर्व्ड सेक्शन जो हमारा आया, है ना, वो है वैसे मैग्नीट्यूड वाइज 2 ERH कॉस थीटा है, बट नेगेटिव ही है ना क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है, तो ये हो जाएगा -2 ERH कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा और आसान करने के लिए हम वही कर सकते थे जैसे हमने ऊपर वाले में किया, कि हम एरिया वेक्टर ऐसे मान लेते हैं ना अंदर की तरफ, तो और माइनस अपने आप लगा लेते क्योंकि पता ही है कि अंदर घुस रहा है ना। तो वो कर लेते तो हमारा ये काम आसान हो जाता, ये 90 - थीटा, ये जो कॉस का साइन माइनस साइन किया ना, ये नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया। तो फाई नेट लिख लेते हैं यहाँ से, फाई नेट बनेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो वो बनेगा -E पाई आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा -2 ERH कॉस ऑफ थीटा। इसमें से मुझे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, -ER कॉमन दिख रहा है, निकाल लेते हैं। तो अंदर बचेगा पाई आर साइन थीटा प्लस 2H कॉस थीटा। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नेट इनकमिंग फ्लक्स इतना आएगा निकल करके। तो इन दोनों का ही क्यों ऐड किया, फिर से देख लो एक बार, क्योंकि जो फ्लक्स एंटर करेगा वो केवल इस कर्व सेक्शन से एंटर करेगा, उसके अलावा इस नीचे वाले सेक्शन से एंटर करेगा। इस ऊपर वाले सर्कुलर सेक्शन से कोई भी फ्लक्स अभी भी एंटर नहीं करेगा। और ये जो आया इतना ही बाहर भी निकलेगा, बाहर कहाँ कहाँ से निकलेगा, बाहर निकलेगा इस पोर्शन से और इस कर्व सेक्शन से, अब इस वाले से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जितना अंदर घुसा जितना बाहर निकला, टोटल वो बराबर होगा, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। बट यहाँ जो घुसा वो ये आया टू, -2 ERH कॉस थीटा -E पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। और ये तुम्हारे इस वाले से ज्यादा आया, ठीक है, जो ऊपर वाले से केस में आया था, कहाँ गया, हाँ ये इससे ज्यादा आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ लाइंस ऐसे भी निकल जा रहे थे ना, अब की बार ये सारी की सारी अंदर घुसी है ना, ऐसे ग्रेज करते हुए, मतलब पिछली बार ये दोनों कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे थे, इनसे ना घुस रही थी ना निकल रही थी। बट अब की बार ऐसा हो रहा है कि इस वाले से सारी की सारी घुस रही है और इस वाले से निकल रही है, ठीक है, तो ये फर्क पड़ गया है। इसलिए इनका भी फ्लक्स अब की बार काम करेगा यहाँ पर। तो अच्छा क्वेश्चन था, इससे काफी तुम्हारा फ्लक्स
मतलब अच्छे से अगर तुम्हें ये समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे से तुम्हें फ्लक्स अब समझ में आ चुका है, अब तुम्हें कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, ठीक है। तो ठीक है यार, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गॉस लॉ की। तो आज जितना बताया है अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, और फ्लक्स के क्वेश्चन अब तुम सारे कर सकते हो। तो फ्लक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं तुम्हें होमवर्क टेलीग्राम ग्रुप पे आज बता दूंगा कि तुम कौन कौन से क्वेश्चन सब कर सकते हो। फ्लक्स के सारे क्वेश्चन अब तुम कर सकते हो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। तो ठीक है यार, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पे तुम्हें वो डाउट आया था। इसके अलावा तुम टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ठीक है यार, आई होप आज की वीडियो तुम्हें पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।